Good morning, student. This is part 2 of the chapter Profile of Indian Agriculture Rural Development. Video. First, we are going to learn about Green Revolution. What is Green Revolution? Green Revolution was a period when the productivity of global agriculture increased drastically as a result of new advances. It means वो period था जब एग्रीकल्चर सेक्टर में बेटा बहुत चेंजेस आए थे. न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजीज यूज हुई थी एंड दिस पीरियड वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1965. इन दिस रेवोल्यूशन many new techniques along with the high yielding variety seeds and pesticides are used. Now we will read. The Green Revolution was a period when the productivity of global agriculture increased drastically as a result of new advances. During this time period, new chemical fertilizers and pesticides were created. इन्होंने और fertilizers और pesticides use किए गए. The chemical fertilizers made it possible to supply crops with extra nutrition and therefore increases yield. Chemical fertilizers से क्या हुआ? सप्लाई ऑफ द क्रॉप्स बढ़ गई और एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस भी प्रोवाइड हुए. द न्यूली डेवलप्ड पेस्टिसाइड्स कंट्रोल द वीड्स, deterred or kill insects and prevented diseases which also resulted in higher productivity. और जो नई पेस्टिसाइड्स डेवलप हुई उससे वीडिंग की प्रॉब्लम दूर हो गई. दैट इज़ उसने क्या कि उसमें क्या था कि उसमें न सिर्फ वीड्स को कंट्रोल कर रहे थे, इंसेक्ट्स भी किल हो जा रहे थे और प्लांट्स में डिसीजेस भी नहीं लग रही थी. इट प्रिवेंट्स द डिसीजेस. ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया. In 1965, the government of Mrs. Indira Gandhi decided to major steps on agriculture conditions. 1965 में ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में स्टार्ट हुआ था बेटा. मिसेस इंदिरा गांधी ने किया था रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर. Thus, Green Revolution was applied to the period from 1967 to 78, basically in the parts of Haryana and Punjab. और ये सबसे पहले हरियाणा और पंजाब साइड पे ही स्टार्ट हुआ था बेटा. एंड एट दिस स्टेज कंसर्न वाज ऑन व्हीट एंड राइस. और इनका मेजर जो मतलब फोकस था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोर व्हीट एंड राइस. डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन फ्रॉम इंडिया लेड ग्रीन रेवोल्यूशन एज अ प्रोजेक्ट. और इंडिया से डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन थे जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रोजेक्ट लीड किया था. Features of Green Revolution in India are: first one, introduction of new and high yielding variety of seeds. Green Revolution में क्या हुआ था बेटा? नई variety of seeds को introduce किया गया था. Second one, increase use of fertilizers, pesticides and weedicides in order to reduce agriculture losses. मतलब उन्होंने fertilizers, pesticides, weedicides इनका यूज़ बढ़ा दिया था जिससे जो प्लांट्स ख़राब हो जाते थे, क्रॉप्स ख़राब हो जाते थे, वो अब ख़राब नहीं हो पा रहे थे बिकॉज दे आर यूजिंग फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स. जैसे उस पर कोई डिसीज़ मतलब कोई डिसीज़ या कोई इंसेक्ट वो नहीं कर पाता था और अनवांटेड प्लांट्स नहीं ग्रोथ कर पाते थे जिसकी वजह से जो मेन प्लांट था उनके न्यूट्रिशंस लॉस नहीं हो पाते थे. थर्ड वन, इंक्रीज एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स इन ऑर्डर टू इन्हांस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. फर्टिलाइजर्स का एप्लीकेशन बढ़ा दिया था इन्होंने, मतलब यूज़ और बढ़ा दिया था. फोर्थ वन, यूज़ ऑफ लेटेस्ट एग्रीकल्चर मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स, सीड ड्रिल्स, थ्रेशर्स एंड हार्वेस्टर्स. अब लेटेस्ट मशीनरीज यूज़ कर रहे थे. पहले एग्रीकल्चर में बेटा सिर्फ मैनुअल वर्क होता था बट आफ्टर अ ग्रीन रेवोल्यूशन दे स्टार्ट यूजिंग द न्यू मशीनरीज. फिफ्थ वन, यूज़ ऑफ हाई डिसीज रेजिस्टेंस वेराइटीज सो दैट प्रोडक्शन विल एनहांस. हाई डिसीज रेजिस्टेंस सीड्स यूज़ कर रहे थे जिससे प्रोडक्शन बढ़े. नाउ ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ इन्फ्लुएंस्ड द इकोनॉमी एंड वे ऑफ लाइफ इन इंडिया टू अ ग्रेट एक्सटेंट as is evident from the following points. ग्रीन रेवोल्यूशन ने इकोनॉमी में बहुत सारे चेंजेस लेकर आया था and we can see all these changes with the help of these points, that is advantages of green revolution. First one, increase in agriculture production. The introduction
of Green Revolution in 1967-68 has resulted in a phenomenal increase in the production of agriculture crops, especially in food grains. इन्होंने क्या कहा कि 1967-68 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था तो एग्रीकल्चर क्रॉप्स में के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ था. From 1967 onwards, the Green Revolution aimed at bringing about a grain revolution. क्योंकि इन्होंने वीट और राइस पे ज़्यादा ध्यान दिया था, इसीलिए इसको और क्या क्या बोला यहाँ पे इन्होंने, ग्रेन रेवोल्यूशन. Among the food grain too, it is the wheat crop which drew maximum benefit from the Green Revolution. फूड ग्रेन्स के अलावा वीट क्रॉप ने में मैक्सिमम बेनिफिट्स हुए थे क्योंकि उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. The production of wheat increased by more than 3 times between 1967-68 and 2003 and 4, while the overall increase in the production of cereals was only 2 times. इन्होंने क्या कहा, वीट का प्रोडक्शन 3 टाइम्स बढ़ गया था और जो सीरियल्स थे उनका प्रोडक्शन सिर्फ 2 टाइम्स ही था. On account of this reason, it is said that Green Revolution in India is largely as wheat revolution. Now, second one, prosperity of farmers. With the increase in a farm production, the earnings of the farmers also increased and they become prosperous. जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा, फार्मर्स की अर्निंग बढ़ती गई. This has especially been the case with the big farmers having more than 10 hectares of land. और इसका बेनिफिट बेटा बट ज़्यादा से ज़्यादा जो रिच फार्मर्स थे उन्होंने उठाया था. थर्ड वन, रिडक्शन इन इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स. The main benefit of Green Revolution was the increase in the production of food grains, as a result of which there was a drastic reduction in their imports. ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ बेटा, फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन बढ़ी, जिसकी वजह से हम लोगों को अब बाहर से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. वी आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स एंड हैव सफिशिएंट स्टॉक इन द सेंट्रल पूल. समटाइम्स वी आर इन अ पोजीशन टू एक्सपोर्ट फूड ग्रेन्स ऑल्सो. इवन हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ इतना सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा था कि हम एक्सपोर्ट्स भी कर पा रहे थे. I hope it is clear. Now, fourth one, industrial growth. Green Revolution brought about large-scale farm mechanization, which created demand for different types of machines like tractors, harvesters, threshers, combines, diesel engines, electric motors, pumping sets, etc. ग्रीन रेवोल्यूशन में बेटा मशीन्स यूज़ हो रही थी, जिसकी वजह से मशीन्स की डिमांड्स बढ़ती गई. इट मीन्स इंडस्ट्रियल एरिया भी क्या हुआ, ग्रोथ हुआ एग्रीकल्चर के साथ. बिसाइड्स डिमांड फॉर द केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स एक्सेट्रा ऑल्सो इंक्रीज कंसिडरेबली. मशीन्स के साथ इन चीज़ों की भी डिमांड और बढ़ी थी, इसलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर भी ग्रो हुआ था. फिफ्थ वन, चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ फार्मर्स. द इंडियन फार्मर्स हैड रिमेन इलिटरेट, backward and traditional, and had been using conventional methods of cultivation since early times. जो इंडियन फार्मर्स थे बेटा वो बहुत इलिटरेट थे, इसलिए वो हमेशा बैकवर्ड और ट्रेडिशनल मेथड्स ही यूज़ करते थे कल्टीवेशन के लिए. बट ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ ब्रॉट अबाउट अ बेसिक चेंज इन हिज एटीट्यूड टूवर्ड्स फार्मिंग. बट ग्रीन रेवोल्यूशन ने उनके जो फार्मिंग के मेथड्स थे, उनके एटीट्यूड्स थे, वो सब चेंज कर दिए थे. द वे he has already adopted the Green Revolution technology has exploded the myth that the Indian farmers is basically tradition bound and does not use new methods and techniques. इन्होंने इस myth को ही हटा दिया था. I hope it is clear the advantages of Green Revolution. Now, limitations of Green Revolution. More inequality among farmers, that is interpersonal inequalities. बेटा जो रिच फार्मर्स थे दे आर एबल टू टेक द बेनिफिट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स बिकॉज दे हैव मनी, दे कैन परचेज द मशीनरीज एंड फर्टिलाइजर्स एंड हाई वैरायटी यील्डिंग सीड्स एंड पेस्टिसाइड्स. बट जो पुअर फार्मर्स थे बेटा वो लोग इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं उठा पा रहे थे. फॉर दिस रीज़न इनइक्वालिटीज अमंग द फार्मर्स हैज़ इंक्रीज्ड.
Therefore, the new technology requires a huge amount of investment which can only be afforded by the big farmers. Hence, these farmers are getting the absolute benefits of the green revolution and became comparatively more rich than farmers. This increases inequality in rural India. Second one, regional inequality. Benefits of the new technology remain concentrated in wheat growing areas since green revolution remained limited to wheat for a number of years. इन्होंने क्या कहा, फार्मर्स के बीच में जो इनइक्वालिटी थी दैट इज देयर, बिसाइड दिस रीजनल इनइक्वालिटी भी बढ़ गई थी बेटा. क्यों? क्योंकि जहाँ पे वीट ग्रो होती थी उस वही एरियाज के जो फार्मर्स, वही जो एरिया था वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा ग्रो हुआ, क्योंकि in the beginning they more concentrated for the production of more wheat. These were the regions of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh जहाँ पे wheat grow होती थी. On account of the above reasons, new agriculture strategy has led to an increase in regional inequalities. इसलिए जो पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का एरिया था वहाँ पे क्या हुआ, ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, और जो बाकी एरियाज थे जहाँ पे वीट ग्रो नहीं हो रहा था या था तो वहाँ पे इतना एग्रीकल्चर के रिलेटेड डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो वो एरिया, वो रीजन डेवलप नहीं हो पा रहा था. थर्ड वन, द क्वेश्चन ऑफ लेबर एब्जॉर्प्शन. बेटा, इन अ न्यू टेक्नोलॉजी they are using the new methods of production and hence they are using more machineries, and because of this now labor absorption is not there in agriculture sector also. This is one of the problem for our economy, because in our economy there is more population. We all know that India will stand second in terms of population. Therefore, we should adopt the methods like labor intensive methods for the production instead of capital intensive. And in a green revolution, they are adopting the capital intensive methods. And hence, there is a reduced labor absorption in agriculture after the adoption of new technology. The uneven regional growth was mainly responsible for the low absorption of labor within agriculture. और जो अनइवन रीजनल ग्रोथ हो रही थी उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम और भी क्रिएट हो गई. फोर्थ वन, अनडिजायरेबल सोशल कॉन्सिक्वेंसेस. सम माइक्रो लेवल सोशो इकोनॉमिक स्टडीज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एरियाज हैव रिवील्ड सर्टेन अनडिजायरेबल सोशल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन. Many large farmers have evicted tenants as they now find it more profitable to cultivate land themselves. इन्होंने क्या कहा, सोशो इकोनॉमिक स्टडीज़ के अगर अकॉर्डिंगली हम लोग देखें तो जो लार्ज फार्मर्स थे बेटा, जो रिच फार्मर्स थे जिन्होंने पहले टेनेंट्स रखे हुए थे, दे आर नाउ evicted the tenants. Evicted the tenants means उनको निकाल देते थे because they feel that now it is more easy to cultivate the crops with the help of the machines और ज़्यादा profitable है as compare to hire the farmers to do the cultivation. Next topic which we are going to learn is the defects of agriculture marketing in India. Defects से पहले बेटा मैं आपको समझाऊंगी what is agriculture marketing. एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होती है बेटा, जो फार्मर्स अपनी गुड्स को सेल करते हैं मार्केट में ले जाके, उस प्रोसेस को कहते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग. इट मीन्स इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलिंग द फार्म प्रोडक्ट्स बाय द फार्मर्स एट करेंट मार्केट प्राइसेस इज नोन एज एग्रीकल्चर मार्केटिंग. द प्रेजेंट एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग डिफेक्ट्स. एग्रीकल्चर मार्केटिंग में कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं बेटा? फर्स्ट वन, lack of transport facilities. In India, most of the roads in the rural areas are कच्चा roads. इंडिया में जो roads हैं rural areas में वो कच्चा roads हैं which are not suitable for the transportation of agriculture products in rainy seasons. जो transportation के लिए suitable नहीं है especially rainy seasons में. Hence the farmers will have to sell their products in the local mandis. इसलिए फार्मर्स को अपने प्रोडक्ट्स को क्या करना पड़ता है, लोकल मंडीज़ में ही सेल करना पड़ता है एट द चीपर प्राइजेस. मतलब उनको जो पूरा प्राइस मिलना चाहिए था प्रोडक्ट्स का वो नहीं मिल पाता बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट
facilities. Second one is lack of storage facilities. The farmers are not having adequate storage facilities to store their products. Nearly 10% of their produce is wasted every year. बेटा सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, फार्मर्स के पास वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ नहीं है. वी ऑल नो दैट फार्मर्स आर वेरी पुअर एंड they didn't have the storage facilities, and because of this reason almost 10% of their produce, मतलब जो क्रॉप्स वो ग्रो करते हैं उसका 10% क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है एवरी ईयर. थर्ड वन, एग्जिस्टेंस ऑफ मिडलमैन. देयर आर 2 मिडलमैन बिटवीन द फार्मर्स एंड द कंज्यूमर्स. इसका मतलब क्या है, कई सारे मिडलमैन्स हैं फार्मर्स और कंज्यूमर्स के बीच में. दे एक्सप्लॉइट द पुअर, इनोसेंट एंड इलिटरेट फार्मर्स by adopting various unfair methods. वो क्या करते हैं, फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं. According to the estimates, the farmers receive 60 पैसा out of every rupee paid by the consumers. It means जो फार्मर्स को पैसा मिलता है वो सिर्फ 60 पैसा ऑफ अ रुपी मिलता है. It means 40 पैसा कौन बीच में खा जाता है, मिडलमैन्स खा जाते हैं. It means फार्मर्स को अपने जो मिनिमम प्राइस मिलना चाहिए फूड्स का, ग्रेन्स का, वो भी नहीं मिल पाता. फोर्थ वन, माल प्रैक्टिसेस इन द मार्केट. द ट्रेडर्स एंड मिडलमैन अडॉप्ट वेरियस माल प्रैक्टिसेस टू एक्सप्लॉइट द इनोसेंट फार्मर्स. जो ट्रेडर्स और मिडलमैन होते हैं वो माल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं, मतलब इनोसेंट फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं. वो सही तरीके से वेट नहीं करते तो फार्मर्स को प्रॉपर प्राइजेस नहीं मिल पाते. फिफ्थ, लैक ऑफ ग्रेडिंग फैसिलिटीज़. ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर ग्रेडिंग फैसिलिटीज़ फार्मर्स मिक्स ऑल गुड एंड बैड प्रोडक्ट्स एंड गेट लोअर प्राइजेस. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में बेटा ग्रेडिंग फैसिलिटीज़ नहीं है कि अच्छी क्वालिटी के गुड्स ज़्यादा प्राइजेस में सेल हो सकें और जो कम क्वालिटी के गुड्स हैं उनको अलग प्राइस पे सेल कर सकें. फार्मर्स क्या करते हैं, गुड क्वालिटी और बैड प्रोडक्ट्स को दोनों को एक साथ मिक्स कर देते हैं और वही लो प्राइस पे सेल कर देते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रेडिंग फैसिलिटीज़ नहीं है. सिक्स्थ, लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन. फार्मर्स आर नॉट अवेयर ऑफ मार्केटिंग कंडीशंस एंड द फ्यूचर प्राइजेस एंड देयरफॉर आर एक्सप्लॉइटेड बाय द ब्रोकर्स एंड मिडलमैन. फार्मर्स अवेयर नहीं होते हैं मार्केट के प्राइजेस पे, उनकी कंडीशंस पे, जिसकी वजह से ब्रोकर्स और मिडलमैन्स उनको एक्सप्लॉइट करते हैं. फार्मर्स को पता ही नहीं होता किस प्राइस पे इनके गुड्स मार्केट में सेल हो रहे हैं. सेवेंथ, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अमंग द फार्मर्स. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग बेटा. इन रूरल एरियाज द फार्मर्स आर नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड बट द बायर्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू प्रिवेंट द प्राइस हाइक ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स. जो फार्मर्स हैं वो पूरी तरीके से वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, मतलब उनके बीच में यूनियन नहीं है. बट जो बायर्स हैं मंडीज़ वाले में, समीदार वो लोग हैं जो गुड्स इनसे खरीद रहे हैं, मिडलमैन्स, उनके बीच में अच्छी यूनियन है. हेंस द फार्मर्स आर नॉट गेटिंग एटलीस्ट मिनिमम प्राइजेस. फॉर दिस रीज़न फार्मर्स को मिनिमम प्राइस नहीं मिल पाता. एथ वन, लैक ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन क्रेडिट एंड मार्केटिंग. फार्मर्स को बेटा क्रेडिट फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती. ठीक है. ड्यू टू दिस द फार्मर इज़ फोर्स टू सेल हिज प्रोडक्ट्स एट लोअर प्राइजेस. और इसकी वजह से फार्मर्स को लो प्राइस में गुड्स को सेल करना पड़ता है. तो दीज आर द वेरियस डिफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग. नाउ वी विल लर्न द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू ओवरकम द डिफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग. गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग के डिफेक्ट्स को ओवरकम करने के लिए. फर्स्ट वन, रेगुलेट मार्केट्स. इन ऑर्डर टू एलिमिनेट अनहेल्दी market practices and to protect the interest of the farmers by ensuring fair prices, in 1951 regulated markets were established in India, and at present about 7,246 regulated markets are functioning in the country. इन्होंने क्या कहा, गवर्नमेंट ने सबसे पहला स्टेप लिया अनहेल्दी मार्केट प्रैक्टिस को हटाने के लिए, रेगुलेटेड मार्केट्स इस्टेब्लिश करी और एट प्रेजेंट 7,246 रेगुलेटेड मार्केट्स हैं. इनका मेन एम क्या है बेटा? दैट इज़ टू इंश्योर रेम्यूनरेटिव प्राइजेस टू द प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़. उनको प्रॉपर प्राइस मिल सके अपने गुड्स का.
नैरो डाउन द प्राइस स्प्रेड बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। जो फार्मर्स हैं उनको जो पूरा प्राइस नहीं मिल पाता है, जो कंज्यूमर्स पे करते हैं, वो उनको खुद मिल सके, बिकॉज रेगुलेटेड मार्केट्स में वो डायरेक्टली खुद सेल कर पाते हैं। रिड्यूस नॉन फंक्शनल मार्जिन्स ऑफ द ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स। और जो ट्रेडर्स और कमीशन एजेंट्स, जो मिडिलमैन का जो मार्जिन्स हैं, उनको भी कम कर पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट इज grading and standardization. Under the Agriculture Produce Grading and Marketing Act 1937, the government has set up grading stations. गवर्नमेंट ने क्या किया? ग्रेडिंग स्टेशन सेटअप कर दिए. The graded goods are stamped with the seal of Agriculture Marketing Department, that is AGMARK, and these goods will have a wider market and command better prices. हम लोग ने पीछे पढ़ा था डिफेक्ट्स में बेटा कि एग्रीकल्चर गुड्स में ग्रेडिंग नहीं थी, जिसकी वजह से फार्मर्स को, चाहे वो गुड क्वालिटी के क्रॉप्स थे चाहे वो बैड क्वालिटी के क्रॉप्स थे, दे आर फोर्स टू सेल एट लो प्राइजेस. तो गवर्नमेंट ने क्या किया? उसने ग्रेडिंग स्टार्ट करवाई, एंड बिकॉज ऑफ दिस फार्मर्स आर एबल टू गेट द बेटर प्राइजेस फॉर देयर प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट पॉइंट, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़. To prevent the distress sale of the farmers, godowns have been set up in the villages and towns. Farmers के पास वेयर हाउस नहीं था, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी. अब उस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा? दे सेट अप द वेयर हाउसेज इन विलेजेस. The Central Warehousing Corporation was set up in 1957 for the storage of agriculture produce. 1957 में गवर्नमेंट ने क्या किया था? सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन सेटअप किया गया था, जिसमें मेन मोटो क्या था कि स्टोरेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना एग्रीकल्चर गुड्स के लिए. फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वॉज ऑल्सो सेटअप एट द नेशनल लेवल, हैज़ कवर्ड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 355 lakh tons. नेक्स्ट, मार्केट इंफॉर्मेशन. The government has initiated a number of steps to provide the information about the prices prevailing in different markets to the farmers. गवर्नमेंट ने कई स्टेप्स लिए जिससे फार्मर्स को मार्केट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें. The prices prevailing in a market are broadcast daily by all Indian radios. गवर्नमेंट ने क्या किया? जो मार्केट में प्राइजेस थे गुड्स के, उसको रेडियोज़ के थ्रू ब्रॉडकास्ट किया गया, जिससे फार्मर्स को एग्जैक्टली मार्केट की सिचुएशन पता हो, जिससे जो मिडलमैन्स हैं दे विल नॉट एक्सप्लॉइट द फार्मर्स. ट्रेंड्स इन द मार्केट प्राइजेस आर रिव्यूड वीकली एंड स्पेशल प्रोग्राम्स एंड टॉक्स ऑर्गेनाइज्ड बाय एयर एंड दूरदर्शन. फिफ्थ वन, सपोर्ट प्राइजेस. द गवर्नमेंट अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस for various agriculture commodities from time to time in a bid to ensure fair returns to the farmers. Even गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस भी अनाउंस करती थी, जिससे फार्मर्स को मिनिमम जो फेयर रिटर्न्स है उनकी कॉमोडिटीज़ का वो मिल सके. These prices are fixed in accordance with the recommendation of the Commission for Agriculture Cost and Prices, that is CACP. और ये कौन फिक्स करता था? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस. आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीवन. थैंक यू स्टूडेंट्स.